हेलो बच्चों, प्यारे बच्चों, हम लोग पढ़ रहे हैं इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड्स ज्योमेट्री। तो यूक्लिड्स ज्योमेट्री में हमने डेफिनेशंस पढ़ ली हैं, एक्सॉम्स पढ़ लिए हैं और आज हम शुरू करेंगे यूक्लिड्स पोस्टुलेट्स। तो यूक्लिड्स ने 5 पोस्टुलेट दिए थे और वो 5 किस टाइप से हैं, क्या क्या हैं, उनके बारे में आज स्टडी करेंगे और फिर कुछ क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन तो बिल्कुल मुश्किल नहीं है, अगर आपने डेफिनेशंस पढ़ ली, एग्जाम्स पढ़ लिए और पोस्टुलेट्स पढ़ लिए तो एक्सरसाइज तो पूरी आप खुद कर लोगे, इतनी आसान एक्सरसाइज है। ठीक है बेटा, तो मैं आपको पोस्टुलेट और करवाता हूँ, ध्यान से देखिए। पहला पोस्टुलेट क्या है, बहुत आसान है। कहता है ए स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट to any other point या another point। मतलब एक स्ट्रेट लाइन किसी भी एक पॉइंट से ड्रा की जा सकती है और किसी भी दूसरे तक ले जाई जा सकती है। मतलब इसने कहा स्ट्रेट लाइन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी पॉइंट टू एनी अनदर पॉइंट। तो यहाँ कोई पॉइंट है ए, यहाँ से किसी भी दूसरे पॉइंट को ले लो बी और इन दोनों को जोड़ के आप एक स्ट्रेट लाइन बना सकते हो। और मान लो ए से एक लाइन ड्रा करनी थी लेकिन वो बी नहीं सी पे करनी थी, तो आप ए और सी को जोड़ दो, ये लाइन ड्रा होगी। तो आप एक लाइन किसी भी एक पॉइंट से कहीं भी एक दूसरा पॉइंट दे दे, उन्हीं को जोड़ के एक लाइन बना सकते हो। बस इतना सा है और ये बात बहुत अच्छे से आप सभी बच्चे जानते हो, ऑलरेडी आप सभी को ये पता है। ठीक है, उसके बाद इसका जो दूसरा पोस्टुलेट है, बेटा वो बहुत आसान है। वो भी दूसरा पोस्टुलेट क्या है, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड इनफाइनाइटली। क्या है बेटा, ए टर्मिनेटेड लाइन कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely। ठीक है बेटा, कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely। तो प्यारे बच्चों, ए टर्मिनेटेड लाइन सेगमेंट कैन बी प्रोड्यूस्ड indefinitely। ठीक है, तो किसी भी लाइन को, जैसे मान लीजिए एक टर्मिनेटेड लाइन है, ये कोई लाइन है ए बी, हम इसे इनफाइनाइट तक प्रोड्यूस कर सकते हैं। जैसे ए और बी पॉइंट दे रखे थे कि इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन है, तो इसको आप आगे की तरफ इन्फिनिटी तक ले जा सकते हो, कहीं तक भी, और ऐसे ही आप पीछे की तरफ भी इन्फिनिटी तक ले जा सकते हो। ये दूसरा पोस्टुलेट था। तो बहुत ही आसान से पोस्टुलेट हैं। ठीक है बेटा, उसके बाद अगर हम बात करें इसके थर्ड पोस्टुलेट की, तो कहता है ए सर्कल कैन बी ड्रॉन विद एनी सेंटर एंड एनी रेडियस। ए सर्कल कैन बी ड्रॉन, थर्ड जो पोस्टुलेट है बेटा, तो मैं इसको, अच्छा ये थर्ड लिख दिया था गलती से मैंने, ये सेकंड था, बाकी कोई बात नहीं है, टोटल 5 करने अपने को। तो थर्ड है बेटा, ए सर्कल कैन बी ड्रॉन फ्रॉम एनी सेंटर and any radius and have any radius। एक सर्कल आप ड्रा कर सकते हो जिसका कुछ भी एक सेंटर ले सकते हो और उसकी कोई भी एक रेडियस ले सकते हो। यानी यहां सेंटर मान लूं तो एक सर्कल ड्रा कर सकता हूं, रेडियस 1 लेके भी, रेडियस 2 लेके भी, रेडियस 5 लेके भी सर्कल ड्रा कर सकता हूं। यहाँ सेंटर लेके और फिर कुछ भी जो चाहूँ उतनी रेडियस ले सकता हूँ, यहाँ सेंटर लेके जो चाहूँ उतनी रेडियस ले सकता हूँ। किसी भी पॉइंट को मैं सेंटर मान सकता हूँ और वहाँ जितनी चाहे उतनी रेडियस लेके मैं एक सर्कल ड्रा कर सकता हूँ। तो बहुत आसान सी चीज़ है बेटा, बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। ठीक है, तो ये था हमारा
थर्ड पोस्टुलेट। ठीक है बच्चों, ये हमारा थर्ड पोस्टुलेट था। उसके बाद बेटा थर्ड के बाद फोर्थ पोस्टुलेट क्या है, वो भी बहुत आसान है, आप सभी को लगभग पता भी है, बट फोर्थ पोस्टुलेट देखिए। फोर्थ है ऑल राइट एंगल्स आर इक्वल टू वन अनदर, आर इक्वल टू वन अनदर। जितने भी राइट एंगल हैं वो सब आपस में इक्वल होते हैं। अरे तो राइट एंगल है ही 90 डिग्री का, आप 10 राइट एंगल बनाओ, 10 के 10 90 डिग्री के हैं, तो 10 के 10 आपस में बराबर हैं। ठीक है बच्चों, तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो ये बात आप समझते हो। आपने एक राइट एंगल यहाँ बनाया, जैसे ये एक राइट एंगल बना दिया, ठीक है, ये यहाँ बना दिया, एक राइट एंगल यहाँ बनाया, ऐसे ऐसे, यह एंगल 90 डिग्री, तो ये दोनों आपस में बराबर होंगे। एक आपने ऐसे बनाया, एंगल इज 90 डिग्री, बराबर होंगे ये तीनों, 1 2 और 3, तीनों आपस में बराबर हैं, तीनों राइट एंगल हैं, तीनों इक्वल है, तीनों 90 डिग्री के। ठीक है बेटा, तो बहुत आसान है। अच्छा, इसका जो फिफ्थ पोस्टुलेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। अगर कोई मेरे से पूछे कि भाई इसका सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट कौन सा है, तो मैं यही कहूँगा कि इसका फिफ्थ पोस्टुलेट सबसे इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों ये है फिफ्थ पोस्टुलेट। काफ़ी लेंथी था तो मैंने वैसे लिख दिया ताकि आपका टाइम खराब ना हो। अब इसको सिर्फ पढ़ेंगे हम। फिफ्थ पोस्टुलेट क्या है? इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस, जैसे ये दो स्ट्रेट लाइन है, एक ये और एक ये, इनके ऊपर एक स्ट्रेट लाइन फॉल करती है। मैं देखता हूँ भाई स्क्रीन पे पूरा आ रहा है कि नहीं, बिल्कुल आ रहा है। ये मान लीजिए कोई दो लाइन है, पी क्यू और आर एस, और इसके ऊपर कोई लाइन ए बी ऐसे फॉल करती है। ठीक है, तो इसने कहा इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट। आप समझिएगा, देखिए जब ये ऐसे फॉल करेगी, जब ऐसे फॉल करेगी तो ये जो दो साइड हैं इनके साथ ये इंटीरियर एंगल बनाएगी एक ही साइड में। इस तरफ दो इंटीरियर एंगल बने, एक ये और एक ये, इस तरफ भी दो इंटीरियर एंगल बने, एक ये और एक ये। इसे एंगल 1 और इसे एंगल 2 कह देता हूँ, इसे 3 और इसे 4 कह देता हूँ। ये चार एंगल बने, ये दोनों एक ही साइड के इंटीरियर एंगल हैं और ये दोनों भी एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल हैं, है ना। तो कहता है इफ ए स्ट्रेट लाइन फॉलिंग ऑन टू स्ट्रेट लाइंस मेक्स द इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ इट टेकन टुगेदर लेस देन टू राइट एंगल्स, then the two straight lines if produced infinitely meet on that side on which the sum of the angles is less than two right angles। right angle मतलब 90, two right angles को आप 180 डिग्री समझे, 180 डिग्री। तो इसने ये कहा है, देखो भाई इन दोनों का जोड़ 180 क्योंकि स्ट्रेट लाइन है, इन दोनों का जोड़ 180 क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन है, 180 360, यानी इन चारों एंगल्स का जोड़ 360 है। 360 है, लेकिन जरूरी नहीं है कि इन दोनों का जोड़ भी 180 हो और इन दोनों का जोड़ भी 180 हो, नहीं है जरूरी। तो इसने ये कहा है कि अगर कोई दो लाइन है और उनके ऊपर एक लाइन फॉल करती है, तो उस लाइन, वो जो लाइन है वो एक ही साइड के दो इंटीरियर एंगल बनाएगी, दो इस तरफ और दो इस तरफ बनाएगी। तो जिस तरफ के दो इंटीरियर एंगल्स का सम लेस देन 180 है, लेस देन टू राइट एंगल्स, दो राइट एंगल मतलब एक राइट एंगल 90 डिग्री का होता है, दो राइट एंगल मतलब 180 डिग्री, 90 और 90 180। तो जिस तरफ जोड़ 180 से कम है, जैसे मान लो इसका और इसका जोड़ 180 से कम है और इस तरफ का जोड़ 180 से ज़्यादा है, तो जिस तरफ का जोड़ 180 से कम है उस तरफ अगर उस लाइन को आगे बढ़ाया जाए तो वो जरूर मिलेगी, उस तरफ बढ़ाया जाए तो मिलेगी, और पीछे की तरफ बढ़ाया जाएगा बेटा तो और दूर होती चली जाएगी, और दूर होती चली जाएगी। ये है इसका फिफ्थ पोस्टुलेट।
और ये सबसे बढ़िया पोस्टुलेट है, सबसे इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट है। ठीक है बेटा, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पोस्टुलेट आप मान सकते हो कि कोई भी दो लाइन है, कोई दो लाइन है बेटा, ये देखिए एक लाइन दो लाइन, इन पे एक लाइन फॉल करती है, वो जिस तरफ दो इंटीरियर एंगल है उनका जोड़ 180 से कम है, मान लो इन दोनों का जोड़ 180 से कम है तो ये इस तरफ मिलेगी, और अगर इसका और इसका जोड़ 180 से कम है तो वो इस तरफ मिलेगी। अच्छा, अब ये फिफ्थ पोस्टुलेट किस बात के बारे में हमें बताता है, वो ये बताता है, ध्यान से सुनना, इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट रिजल्ट भविष्य में हम यूज करेंगे वो देखिएगा। ये कोई दो लाइन है, ये लाइन इन पे फॉल हुई, ये एंगल 1, ये एंगल 2, ये एंगल 3, ये एंगल 4। अगर इन दोनों का जोड़ भी 180, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180, और इस तरफ एंगल 3 और एंगल 4 भी 180, तो ये दोनों भी बराबर, ये दोनों भी बराबर, तो ना इस तरफ कभी ये लाइन मिलेगी ना ये इस तरफ कभी भी मिलेंगी। इसका मतलब ये दोनों लाइन कैसी हैं, पैरेलल लाइन। मान लीजिए ये पी क्यू है और ये लाइन है आर एस, तो हम कहेंगे पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं बेटा। ये रिजल्ट इस फिफ्थ पोस्टुलेट से मिलता है, फिफ्थ पोस्टुलेट इसको प्रूव करता है, क्योंकि फिफ्थ पोस्टुलेट ने बिल्कुल सही बात बताई कि ये जो लाइन फॉल हो रही है इससे एक ही तरफ के जो इंटीरियर एंगल हैं, जिस तरफ के इंटीरियर एंगल, अब देखिए ये भी इंटीरियर है एक ही तरफ के, ये भी एक ही तरफ के इंटीरियर एंगल है, और जिस तरफ के इंटीरियर एंगल्स का सम 180 से छोटा होगा उस तरफ मिलेंगे। अब यहाँ भी 180, यहाँ भी, दोनों तरफ बराबर है तो ये कभी भी नहीं मिलेंगी, दोनों लाइन बिल्कुल पैरेलल चलती चली जाएंगी। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये इस कंसेप्ट को ड्राइव करता है ये फिफ्थ पोस्टुलेट, इसीलिए फिफ्थ पोस्टुलेट सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास आती हैं दो थ्योरम, बहुत ही आसान सी दो थ्योरम हमारे पास आती हैं। ठीक है बच्चों, और हम उन थ्योरम्स को भी करेंगे। अब आपको एग्जाम्स याद होने चाहिए सारे के सारे, पोस्टुलेट सारे याद होने चाहिए, डेफिनेशन सारी याद होनी चाहिए, हालांकि बहुत ही कॉमन है, वो सभी को आती हैं लगभग। थ्योरम है जैसे हमारे पास, थ्योरम क्या है, ये है इफ ए बी एंड सी आर 3 पॉइंट्स, ऐसे है थ्योरम, ध्यान से सुनना। ए बी और सी 3 पॉइंट है कोलिनियर, बी ए और सी के बीच में है, तो ये कहता है ए बी प्लस बी सी किसके बराबर होगा, ए सी के बराबर होगा। ये आप सभी को आता है तो इसमें ज़्यादा टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद कहता है 2 डिस्टिंक्ट लाइन्स कैन नोट मोर देन 1 पॉइंट इन कॉमन। कोई दो अलग अलग लाइन है, एक ये लाइन एक और लाइन है, वो इससे अलग है, अगर वो इससे अलग है तो बेटा सीधी सी बात है उन दोनों में कॉमन पॉइंट एक ही हो सकता है, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि वो दोनों पैरेलल हों और उनमें कॉमन पॉइंट कितने हों, 0 कॉमन पॉइंट हो। तो इसने कहा अगर दो लाइन अलग अलग हैं तो उनमें ज़्यादा से ज़्यादा एक कॉमन पॉइंट हो सकता है। उसके बाद 2 लाइन्स विच आर बोथ पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। अरे तो बहुत आसान है भाई, ये लाइन इसके पैरेलल है और ये लाइन, ये L है, ये M है, ये N है, L और M पैरेलल हैं, N और M भी पैरेलल हैं, तो ये दोनों भी L और N भी आपस में क्या होंगी बेटा, ये भी पैरेलल होंगी। ठीक है, तो ये तो बहुत आसान से कंसेप्ट हैं, कुछ भी थ्योरम नहीं है, बहुत ही आसान सी थ्योरम है, आप सभी को इनका पता भी है। अब कुछ क्वेश्चन करते हैं, देखिए अब कुछ क्वेश्चन करते हैं आसान से। ठीक है, बहुत ही इजी क्वेश्चन रहेंगे, 3-4 क्वेश्चन मैं करा रहा हूँ। ठीक है, देखना। अब जैसे क्वेश्चन की अगर हम बात करें, पहला क्वेश्चन कहता गिव द आंसर ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन ए सिंगल वर्ड। सिंगल वर्ड में आंसर देना है, आप देखिएगा, गिव द आंसर ऑफ द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स इन ए सिंगल वर्ड। तो पहला है जिसका सिंगल वर्ड आंसर होना चाहिए, व्हाट इज द least number of distinct points which determine a unique line। एक यूनिक लाइन को डिटरमाइन करने के लिए
कम से कम कितने पॉइंट चाहिए? 2। एक पॉइंट से तो इनफाइनाइट लाइन जा सकती हैं, 1 2 3 4 इनफाइनाइट लाइन जा सकती हैं, लेकिन एक पॉइंट यहाँ है, एक यहाँ है, तो यहाँ से सिर्फ और सिर्फ कितनी लाइन जा सकती हैं? एक ही लाइन जा सकती है। इसलिए किसी एक लाइन को डिटरमाइन करने के लिए कम से कम कितने पॉइंट बताने पड़ेंगे? उसके ऊपर 2 पॉइंट तो बताने पड़ेंगे। दूसरा है हाउ मैनी मैक्सिमम नंबर ऑफ पॉइंट्स कैन 2 डिस्टिंक्ट लाइन इंटरसेक्ट। ये अभी मैंने लास्ट में बताया कि भाई 2 अलग अलग लाइन ज्यादा से ज्यादा कितने पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकती हैं? 1 पॉइंट के ऊपर। डज ए लाइन हैव एनी लेंथ? डज ए लाइन हैव एनी लेंथ? क्या किसी लाइन की कोई लेंथ होती है? नहीं, लाइन की कोई लेंथ नहीं होती बेटा। लाइन इन्फिनिटी तक चलती है, यहाँ भी इनफाइनाइट तक लंबी होती है, यहाँ भी। अगर कोई पूछे लेंथ किसकी होती है, तो लाइन सेगमेंट की लेंथ होती है, लाइन की नहीं होती। उसके बाद कहता है बेटा हाउ मैनी लाइन्स कैन बी ड्रॉन थ्रू ए सिंगल पॉइंट। एक पॉइंट से कितनी लाइन निकाल सकते हो? इनफाइनाइट। ये लाइन भी निकल सकती है, ये 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 भी। इनफाइनाइट लाइन्स निकल सकती हैं। एक ही पॉइंट से कितनी लाइन निकल सकती हैं बेटा? इनफाइनाइट लाइन्स निकल सकती हैं। कितनी भी निकाल लो भाई, आप कितनी भी लाइन निकाल लो एक ही पॉइंट से। ओके, उसके बाद देखिए, उसके बाद आप लगभग जिसके पास भी बुक है वो बुक को साथ लेके बैठे बेटा, ताकि कुछ क्वेश्चन जब मैं सिर्फ रीड करता हूँ, लिखता नहीं हूँ बोर्ड पे, अभी आसान है, इनको बार बार बोर्ड पे लिखने से सिर्फ टाइम बढ़ाने वाली बात है, टाइम आपका ख़राब होगा, ठीक है, उससे कोई फ़ायदा नहीं है, इसलिए बुक साथ रखें। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। कौन सी स्टेटमेंट सही है? ए लाइन सेगमेंट हैज़ नो डेफिनेट लेंथ। ये तो गलत है, लाइन सेगमेंट की तो डेफिनेट लेंथ होती है, लाइन की डेफिनेट नहीं होती, लाइन की लेंथ इनफाइनाइट होती है। 2 लाइन्स ऑलवेज इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट। 2 लाइन हमेशा एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेंगी, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है बेटा, क्योंकि 2 लाइन अगर पैरेलल है तो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो ये फॉल्स हो गया, ये ट्रू नहीं है, ठीक है। तो ऐसे जो भी इसमें ट्रू और फॉल है ये आप लोग खुद देखोगे, ठीक है। अब मैं अगला क्वेश्चन करवाता हूं। अगला क्वेश्चन है, कहता है सोल्व द इक्वेशन x - 5 = 19। सोल्व द इक्वेशन x - 5 = 19 एंड स्टेट विच ऑफ यूक्लिड्स एक्सियम्स यू हैव टू यूज। और फिर बताओ आपने यूक्लिड्स का कौन सा एक्सियम्स यहाँ यूज किया। ध्यान से देखिए बेटा, इसको सोल्व करना है तो हम क्या करते हैं कि यहाँ प्लस माइनस का 5 है, उस तरफ जाके प्लस का हो गया। एक्चुअल में ऐसा नहीं है, एक्चुअल में हम ये करते हैं कि यहाँ -5 है, इसको खत्म करना है तो यहाँ ऐड करते हैं 5, यानी वी एडिंग 5 ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स, दोनों तरफ 5 जोड़ते हैं हम। तो x - 5 था, 5 ही इस तरफ जोड़ दिया, 5 इस तरफ जोड़ दिया, कोई फर्क नहीं पड़ा, तो x = कितना हो गया 24। यानी यहाँ एक्सियम कौन सा यूज किया, दोनों तरफ 5 जोड़ा, यानी इक्वल इट इज एडेड टू इक्वल्स देन द होल इज आल्सो इक्वल। ये दोनों इक्वल थे, दोनों तरफ 5 जोड़ दिया, तो अब भी ये इक्वल है, द होल इज आल्सो इक्वल। इस कंसेप्ट का यूज किया है हमने, ठीक है बेटा। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है ये, तो ये आपको बताना था कि भाई आपने कौन सा एक्सियम्स यूज किया है। आगे आता है, if in the adjoining figure in the adjoining figure फिगर में बढ़ाऊंगा बेटा, C is midpoint of AB, C is midpoint of AB and D is midpoint of AC, midpoint of AC. Then prove that AD is equal to 1/4 of AB। यहाँ से देखिए बेटा, ये डायग्राम है, ये A है, ये B है, इनके बिल्कुल बीच में है C पॉइंट, और A और C के बिल्कुल बीच में है D पॉइंट, ठीक है। ये देखिए
अब आ जाइए इस कंसेप्ट पे, एडी लेफ्ट हैंड साइड ले ली, एडी को क्या कह सकता हूं, देखिए डी इज मिड पॉइंट ऑफ एसी का मिड पॉइंट है। इसका मतलब ये हुआ बेटा कि एडी इज इक्वल टू हाफ ऑफ एसी। अब सी मिड पॉइंट है ए बी का, तो सी बिल्कुल बीच में है, इसका मतलब ए सी और बी सी बराबर है, यानी कि मैं ये कह सकता हूँ ए सी जो है वो है हाफ ऑफ ए बी, है ना। तो ए डी इज इक्वल टू हो गया 1/4 ऑफ ए बी। ये कंसेप्ट है छोटा सा, बिल्कुल आसान सा कंसेप्ट है, 1% आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा लगभग सारे क्वेश्चन इसी कंसेप्ट पे हैं, बहुत ज़्यादा आसान कंसेप्ट है ये। तो अब आप लोग इस एक्सरसाइज को कंप्लीट करो, ठीक है। तो आज का लेक्चर यहीं कंप्लीट करते हैं, कोई डाउट होता है तो आप मेरे से शेयर करें। ओके बच्चों, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।